मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास में लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम उस बुक को शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी और एक चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे चैप्टर मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा को हम शुरू कर चुके हैं और 4 लेक्चर उसके हो चुके हैं। आज ये 5वां और आखिरी लेक्चर है आपका उस चैप्टर का, जिसमें हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करेंगे, बारी बारी से उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स को समझेंगे और बाद में हम NSSO और हमारा जो सेंसस है, हमारी जो जनगणना एजेंसी है, उसकी बात करेंगे। आज के इस सेशन में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव और सजेशन जो भी हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में दें। टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल करवा पाऊँगा और ज़्यादा चीज़ें ब्रूटली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। और हमारे इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की, कि सैम्पलिंग कितने तरीके से की जाती है। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो है स्टूडेंट्स, उसमें 2 मेथड जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कुछ और पार्ट में। हालांकि हमको उतना डीपली अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा और उतना जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए PDF और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग में क्या है। तो रैंडम सैम्पलिंग में पहला जो मेथड है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और चौथा है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। हालांकि कुछ हद तक सारी चीज़ों को नाम से ही समझा जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। क्लस्टर का मतलब होता है भीड़ और मल्टी स्टेज का भी मतलब वही होता है लगभग, जिस सैम्पलिंग में बहुत सारे प्रोसीजर हों प्रोसेस वाइज। जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों का समूह था, ठीक, उसमें से हमने किसी खास मेथड के बेसिस पे शुरू में 800 लोगों को छांटा, ठीक, फिर उसमें से 800 में से हमने अगले प्रोसीजर में 500 लोगों को छांटा, 300 हट गया वहाँ से, फिर उसके आगे हमने 200 और लोगों को छांटा और फाइनली उस 200 में से हमने 100 लोगों को छांटा। तो ये कहलाता है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसका हमने यहाँ नाम मेंशन किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नाम से क्लियर हो जाती हैं, बाकी चीज़ों के लिए आपको PDF लर्न करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इनके भी 3 फेज हैं बेसिकली। पहला है पर्पसिव सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा सैम्पलिंग और तीसरा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं रैंडम सैम्पलिंग की और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, इसके डेफिनेशन की, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। It is one where the individual units are selected at random. It is a scientific method of sampling where a probability for every item of universe, that is why this method is known as probability sample. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था यूनिवर्स और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है। तो यूनिवर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं सबके सब यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रैंडम सैम्पलिंग में यूनिवर्स के जितने भी यूनिट होते हैं सबको चुने जाने की संभावना इक्वली बनी होती है। ऐसा नहीं कि किसी के चुने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, किसी के चुने जाने की संभावना बहुत कम है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के बकेट में मैंने कुछ लॉटरी सिस्टम के ज़रिए कुछ नाम लिख के मिला दिए, ठीक, अलग अलग लोगों के नाम है, अलग अलग कलर्स के नाम है, अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम है, कुछ भी हैं, मैंने मिला दिए। अब मैंने कहा कि आप सब बारी बारी से इसे पिक कीजिए, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी खास पर्ची को उठाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, कोई उठ सकता है, ठीक, बाई लक। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ये एक साइंटिफिक मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, जहाँ पे हर यूनिट को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वली होती है, ठीक। और इसी कारण से दैट इज वाई दिस मेथड इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपल। इसी कारण से इसी मेथड को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब बात कर लें हम इसके मेरिट्स की कि इसके गुण क्या हैं। तो इन दिस मेथड देयर इज इकोनॉमी ऑफ मनी, मतलब इस मेथड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च नहीं होती है, पैसा कम खर्च होता है। इसके अलावा इन दिस मेथड ईच आइटम हैज द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अभी हमने डिस्कस किया कि हर आइटम के सेलेक्ट होने की संभावना इक्वल होती है, सेम होती है। तीसरा है द थ्योरी ऑफ रैंडम सैम्पलिंग प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा।
मतलब रैंडम सैम्पलिंग के जरिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो डेटा लिए जाते हैं, वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। और आखिरी है आपका द सिलेक्शन ऑफ आइटम इन सैंपल आर प्योरली और चांस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर बायसनेस। मतलब कि चूंकि सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये चांस पे डिपेंड करता है। बाई लक वो चुन भी सकते हैं, बाई लक वो नहीं भी चुना जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बाई चांस वो चुना जा सकता है, नहीं चुना जा सकता, तो पता ही नहीं है पहले से किसी को कि कौन सा चुना जाना है, कौन सा नहीं चुना जाना है। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं हमारे, उनके बायसनेस का सवाल नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई पक्षपात इसमें नहीं होती है। ठीक, आगे बात समझना। आइए मूव करते हैं अपने इसके डिमेरिट्स की ओर, इसके क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो पहला डिमेरिट है इसका, दिस मेथड इज अनसुटेबल वेयर सम आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर सो इम्पोर्टेंट टू बी इंक्लूडेड। मतलब ये उस जगह पे अनुपयुक्त है, ये उस जगह पे अनसुटेबल है जहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स के कुछ एक आइटम को अपने सर्वे में, अपने इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो इस मेथड में क्या है, चांस बनता तो है, सबका चांस है, लेकिन हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो ना सुना जाए, तब तो हमारा सारा रिसर्च बेकार चला जाएगा, सारी इन्वेस्टिगेशन बेकार चली जाएगी। तो वही लिखा है कि ये मेथड वहाँ पे अनसूटेबल है जहाँ पे किसी खास आइटम के, किसी खास यूनिट के चुना जाना उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। ये मेथड वहाँ भी उपयुक्त नहीं है, ये विधि वहाँ भी उपयुक्त नहीं है जहाँ पे एरिया ऑफ इंक्वायरी जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। तीसरा है, दिस मेथड इज आल्सो नॉट सुटेबल वेयर द यूनिवर्स आर हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, इसका मतलब होता है विजातीय, अलग अलग गुणों वाले अगर बहुत सारे एक साथ यूनिट्स हों तो वहाँ पे भी ये मेथड जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए अब हम बात करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। नॉन रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग के ठीक अपोजिट होता है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस एंड जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ संभावना की, पॉसिबिलिटी की कोई चांस नहीं होती है। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी सैम्पलिंग की जाती है, वो डिपेंड करता है जजमेंट पे। किसके जजमेंट पे? तो इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे या उसकी सुविधा पे, उसके कन्वीनियंस पे। इट इज़ अ नॉन साइंटिफिक मेथड और ये जो है एक अवैज्ञानिक पद्धति है। ठीक, ये अवैज्ञानिक तरीका है। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहला मेरिट है इसका, दिस मेथड इज एन इजी मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल। सैंपल को लेने का ये एक इजी मेथड है। दूसरा है, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल ऑन दोज फील्ड ऑफ इंक्वायरी वेयर सम आइटम्स आर इम्पोर्टेंट एनफ टू बी इंक्लूडेड। ठीक, ये मेथड जो है वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त है जहाँ पे, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था इस मेथड में, कि वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे क्या होता है कि किसी खास आइटम को इंक्लूड करना, किसी खास यूनिट को इंक्लूड करना नेसेसरी होता है। वहाँ पे ये मेथड जो है हमारा सूटेबल है। कौन सा मेथड? नॉन रैंडम मेथड, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तीसरा है, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इफ द साइज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट वेरी बिग। अगर जांच का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर ये मेथड जो है हमारा काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है, काफ़ी मितव्ययी हो जाता है, खर्च इसमें बहुत कम होते हैं। चौथा है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर बी स्पेशल सिग्निफिकेंस। मतलब कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला या लोचदार। तो ये जो मेथड है हमारा, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये बाद में भी इंक्लूड करने के लिए इन चीज़ों को, तो वैसे आइटम्स या वैसे यूनिट जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है, जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, उनको बाद में इंक्लूड करने के लिए अलाउ करता है। सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड। एंड फिफ्थ वन इज, दिस मेथड इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस वेयर ऑल द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। और इस मेथड की, नॉन सैम्पलिंग मेथड की, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की महत्ता वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ जिस यूनिवर्स में सारे यूनिट्स जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस मतलब सजातीय, जिनके गुण समान हो, जिनमें सारी चीज़ें कॉमन हो, वहाँ पे ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सो ये था हमारा मेरिट्स नॉन रैंडम सैम्पलिंग का। आइए अब देखते हैं हम इसके डिमेरिट्स को। हमारे इस मेथड के और डिमेरिट्स क्या क्या है ये देखते हैं। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। पहला डिमेरिट है इसका, दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक एज देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट बीइंग अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस ऑफ रिजल्ट्स।
मतलब कि ये मेथड जो है वो साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, तो यहाँ पे बहुत अधिक संभावना होती है कि रिजल्ट जो है वो अफेक्टेड हो किन चीज़ों से, तो व्यक्तिगत पक्षपात से, ठीक है, पर्सनल बायसनेस से, और प्रिजडिस्ड रिजल्ट जो हमारा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। दूसरा इसका डिमेरिट है द सिलेक्शन ऑफ सैंपल वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन गाइड एट टाइम बाय पर्सनल कन्वीनियंस। मतलब कि इसमें सैंपल जो कलेक्ट किए जाते हैं वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हमारा ऑथेंटिसिटी जो है इसकी वो कम हो जाती है, इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। थर्ड है दिस मेथड लैक्स एक्यूरेसी एज द सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये मेथड जो है इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है क्योंकि इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें फॉलो नहीं किया जाता। तो ये 3 डिमेरिट्स थे हमारे इस मेथड के। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा कि उसके बाद हम लास्ट में सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया क्या है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक, मतलब देश के बारे में, भारत देश के बारे में पूरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करवाता है सेंसस ऑफ इंडिया, जो एजेंसी है वो। ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहली बार जो जनगणना की गई, सेंसस किया गया, वो 1951 में किया गया। द सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। और सेंसस क्या होती है, तो इसमें पॉपुलेशन के जनगणना की अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे सच एज साइज, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, बर्थ एंड डेथ एक्सेट्रा। इसमें बर्थ रेट के बारे में पता किया जाता है, डेथ रेट पता किया जाता है, सेक्स रेशियो क्या है, मतलब कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये सेक्स रेशियो क्या है। उसके अलावा लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता की हमारी दर क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जानी जाती हैं सेंसस में, और ये सेंसस ऑफ इंडिया यही है। अब बात कर ले हम NSSO के, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1950 में इनिशिएट किया गया था। ये एक नेशनल वाइड लार्ज स्केल कंटिन्यूअस सर्वे ऑपरेशन कंडक्ट करती है हर साल, सक्सेसिव राउंड में ये होता है, अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। और इसके जो भी काम होते हैं, NSSO जो भी डेटा कलेक्ट करती है या जो भी डेटा अपने रिपोर्ट में पब्लिश करती है, प्रकाशित करती है, उन पे गवर्निंग काउंसिल का देखरेख होता है, उनके डायरेक्शन में होता है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीयता लाई जा सके। तो वही लिखा है, टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑटोनॉमी इन द मैटर ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ NSS डेटा। NSS डेटा को कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में और पब्लिश करने में गवर्निंग काउंसिल की पूरी देखरेख होती है इस पे, ताकि ऑटोनॉमी भी बरकरार रहे और इस तरह से वो जो डेटा हो वो सही हो, किसी तरह की उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो NSSO का 1950 में इनिशिएट किया गया था इसे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, MCQ में हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और NSSO का पूरा नाम भी आपको याद करना है। अब बात हम करेंगे एट लास्ट फंक्शन की, कि क्या फंक्शन है NSSO के, क्या काम है इसके। पहला फंक्शन है इसका कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज एंड क्रॉप एस्टिमेशन। ठीक, मतलब कि उद्योग से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं उनको ये सबसे पहले कलेक्ट करता है, और साथ ही क्रॉप एस्टिमेशन करता है, जो भी फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, उनके बारे में एस्टिमेशन करता है कि उनका उत्पादन कितना रहने वाला है, मार्केट में उनकी प्राइस क्या रहने वाली है, इन चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, ये काम है इसका। सेकंड है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज लिटरेसी, बर्थ एंड डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि अलग अलग आर्थिक राजनीतिक मामलों पे, आर्थिक सामाजिक मामलों पे भी ये डेटा कलेक्ट करता है, जैसे हमारी लिटरेसी रेट कितनी है, हमारा बर्थ रेट, हमारा डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करवाता है NSSO। तीसरा है कोऑर्डिनेट सर्वेज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, लैंड, लाइवस्टॉक इटीज। लाइवस्टॉक का मतलब होता है पशुधन। जैसे हमारे गाँव में भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत गाँवों का देश कहा जाता है भारत को।
तो लोग मेनली यहाँ पे डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन वो एग्रीकल्चर है और लाइव स्टॉक है, मतलब पशुधन है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से, लाइव स्टॉक से, लैंड से, इन सारी चीज़ों से जितने भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड सर्वे जो है वो भी NSSO करवाता है। चौथा है रिलीज कलेक्टेड डेटा ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स थ्रू रिपोर्ट्स, मतलब अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये रिलीज करती हैं इन डेटा को। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उससे एक आंकड़ा निकाल लेने के बाद कि उसके क्या निष्कर्ष हैं, ठीक है, ये इंटरप्रेट कर लेने के बाद ये अपने डेटा को कलेक्ट करती है रिपोर्ट के माध्यम से। और एक क्वार्टरली जर्नल भी आता है इनका जिसका नाम है सर्वेक्षण नाम से एक इनका जर्नल आता है, उसमें ये सारे डेटा कलेक्ट होते हैं, क्वार्टरली आता है ये, ठीक। तो ये था NSSO का फंक्शन। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम अपने तीसरे चैप्टर को, इकोनॉमिक्स का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके तीसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको इन दोनों चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, 1-2 दिन में सारी चीज़ों को नए सिरे से रिवाइज करके उसके बाद नोट्स बना के और क्विज जो है उसको अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। PDF नोट्स के लिए मैंने कहा बोला है आपको पता ही है क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।